पहले चैप्टर पढ़ रहे थे अपन ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड, है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। डेवलपमेंट शब्द का मतलब बता दिया था, है ना। दूसरा आपको बता दिया था कि जब आप डेवलपमेंट बोलते हो तो इसके अंदर ग्रोथ इंक्लूड होता है, वृद्धि इंक्लूड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, ह्यूमन बीइंग इन सबसे रिलेट करता है। किससे? नेचर से भी रिलेट करेगा, टेक्नोलॉजी मानव लेकर आएगा, और इंस्टीट्यूशन संस्थागत। ठीक है, इन तीनों का संबंध जिससे है वो है ह्यूमन बीइंग। फिर आपको बता रहा था कि रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस आधार पर है, तो दो आधार पर है, एक तो नेचुरल है और दूसरा मैनमेड है, यानी ह्यूमन है। रिसोर्सेज में आपको जब नेचुरल के बारे में बताया था तो एक बताया था रिन्यूएबल है, और दूसरे जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया? जिनका वापस से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया? कि जिनका एक बार अगर आपने उपयोग कर लिया तो इनका दोबारा उपयोग आप नहीं कर पाओगे, जैसे फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के जो बनने की प्रोसेस है, जो उसके निर्माण की प्रक्रिया है, वो लगभग 90 से 100 साल की है। तो अगर एक बार जिस फॉसिल फ्यूल का मतलब, जीवाश्म ईंधन का मतलब तीन चीजें बताई थी, जिसमें कोल, पुरानी बोन्स वगैरह होती है वो जो दब जाती है मिट्टी में, वो अरे लेयर। तीन, हाँ ये आप बता रहे हो उसके फॉर्म, उसकी प्रोसेस बता रहे हो, उसकी प्रक्रिया बता रहे हो कि लाखों वर्षों तक भूमि के अंदर दबे रहने के कारण ये फॉसिल कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। और फॉसिल फ्यूल तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कोयला, उसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है नेचुरल गैसेस, और तीसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आप इनको रिसाइकल कर सकते हो क्या? नहीं, लिखा हुआ है नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर जितनी चीजें हैं वो तीन चीजें हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, और क्रूड ऑयल है। ये जो पेट्रोल डीजल का आप इतना तेजी से उपयोग कर रहे हो, एक समय जब ये समाप्त हो जाएगा, क्यों ईवी गाड़ियां आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने लग गए ना, बाइक में इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई, कार में इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई, क्यों आने लग गए? क्योंकि जो हमारे पास, हाँ जो हमारे पास क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैसेस है, इनके रिसोर्सेस फिक्स हैं कि इतना ही है हमारे पास। और अगर इनका इसी प्रकार से आप उपयोग करते रहे तो एक समय बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इनको रिसाइकल आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। रिसाइकेबल में क्या लिखा हुआ है? मेटल्स, धातु हैं, पुनः पिघलाकर इनका फिर से उपयोग कर सकते हो। आज आपने सोने के आभूषण बनवा लिए, कल आपको नहीं जमा, आपको लगा कि यार मुझे तो भगवान की मूर्ति बनाना चाहिए, तो उसी सोने को आप पिघलवा कर वापस से क्या बनवा सकते हो, मूर्ति बनवा सकते हो। आपको लगा नहीं यार मूर्ति नहीं, अब तो जो है वो मेरे घर में चुन्नू मुन्नू बड़े हो गए, उनकी शादी करना है, उनको रकम देना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पिघला कर फिर से क्या कर सकते हो, आप आभूषण बनवा सकते हो, ज्वेलरीज बनवा सकते हो। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। एक बार आप अगर इनने आपने इसका उपयोग कर लिया तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा चुके थे, कहां तक पढ़ा चुके थे ये भी देख लो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ ये क्लासिफिकेशन अपन पढ़ चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक बताया था, जैविक और अजैविक। दूसरे नंबर पर बताया था एग्जॉस्टेबल का मतलब दो चीजें आ जाएगी, एक रिन्यूएबल में आ जाएगा और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आ जाएगा। रिन्यूएबल में क्या है, लिखा है ना, सोलर, विंड, फॉरेस्ट। और जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें क्या आ जाएगा, ये लिखा है फॉसिल फ्यूल। इसमें लिखा है सम लाइक मेटल्स रिसाइकेबल वाइल अदर और नॉट। केवल मेटल को ही आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। ये भी है संसाधन सीमित, ऐसा नहीं है कि जो आपको गोल्ड मिल रहे हैं या जो सोना मिल रहा है वो इतनी मात्रा में है कि आप जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। हाँ ठीक है ना। तो पहला बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और उसके अंदर दो प्रकार के बताए थे आपको, एक बताया था बायोटिक और एक अबायोटिक। ये ओरिजिन के आधार पर हो गया था। दूसरे नंबर पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, है ना, यानी आपको समाप्तता के आधार पर बताया था। समाप्तता के आधार पर दो प्रकार के बताए थे, एक बताया था नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं ओनरशिप। क्या मीनिंग होता है इसका? हाँ मालिक। उसके आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन से?
या तो इंडिविजुअल हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, लिखा हुआ होगा इसमें, ये लिखा हुआ है, या तो इंडिविजुअल है, या फिर किसी कम्युनिटी का है, समुदाय का है, या फिर क्या है, राष्ट्रीय है, नेशनल है, या फिर क्या है, इंटरनेशनल है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, ओन प्राइवेटली बाय पीपल। जैसे हाउस की बात करेंगे, फार्म लैंड की बात करेंगे, वेल्स की बात करेंगे, तो ये व्यक्ति के कैसे होते हैं, पर्टिकुलर, अपने स्वयं के होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, जो खुद का है। जैसे आपका घर आपका खुद का है, तो उसकी रजिस्ट्री होगी ना, पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, या दादा के नाम पे, अपर दादा के नाम पे, तो इंडिविजुअल हो गया। कम्युनिटी की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे, तो समुदाय में क्या जाता है, जैसे आप किसी तालाब की बात करोगे, तो तालाब किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो तो जो पूरी कम्युनिटी है उसका उपयोग कर पाएगा। जैसे आपके मोहल्ले में कोई गार्डन बना हुआ है, तो नगर निगम का है ना, तो वो किसका है, वो कम्युनिटी का है ना। क्यों बनाया नगर निगम ने? नगर निगम वाले आके तो नहीं उसमें उनके बच्चे बच्चे खिलाते हैं, कौन अपन ही खिलाते हैं ना, तो किसका हो गया, उस कम्युनिटी के लिए बनाया गया, उस समुदाय के लिए बनाया गया। नगर निगम ने तो गवर्नमेंट आपके जो है वो क्या बनाया, स्विमिंग पूल भी बनाया है, तो किसके लिए बनाया है, वो कम्युनिटी के लिए बनाया, समुदाय के लिए बनाया। आपका इको पार्क बना दिया इन्होंने, किसके लिए बनाया, खुद के लिए बनाया है? नहीं, कम्युनिटी, समुदाय के लिए बनाया, कि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो आपका नहीं है, वो पूरे समुदाय का है। पूरी कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। समुदाय का मतलब आप जिस जगह रह रहे हो, जैसे आप मान लो ऋषिनगर में रहते हो, तो वो आपकी एक कम्युनिटी हो गई। देवास रोड पर जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी आपकी एक कम्युनिटी हो गई। मक्सी रोड पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक अपनी कम्युनिटी हो गई। तो उसको जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जिस लोकेशन पर रह रहे हैं उसको आप कम्युनिटी बोलते हो, उसको आप समुदाय बोलते हो। जब पॉपुलेशन को मिला दिया जाता है, भाई पहले होंगे पीपल, लोग होंगे, और लोगों की संख्याओं को बढ़ाते जाओगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। और ये जनसंख्या या पॉपुलेशन जिस जगह पर इसका हैबिटेट है, जिस जगह पर इसका आवास है, तो आवास प्लस पॉपुलेशन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कम्युनिटी बोला जाता है। देख लो, जितने भी पार्क वगैरह हैं, जितने भी आपके प्लेग्राउंड है, पब्लिक पार्क है, ये सब कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। नेशनल का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, जो देश की धरोहर है। जैसे टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज विद इन ए कंट्री, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड अप टू 12 नॉटिकल मील 9.2 किलोमीटर इनटू द सी बिलोंग टू द नेशन। क्या बोल रहा है ये? अगर भारत की सीमा की बात करें तो ये भारत का कोस्टल एरिया है, तो कहां तक हमारी संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति कितने मील तक है, हाँ याद रखना है। ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट से कितने नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक जो है वो किसका रिसोर्सेस रहेगा, भारत का रहेगा। इस पर अपना अधिकार है, यहां बिना पूछे कोई इंटर नहीं कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे आपका घर का मुख्य दरवाजा ये है, लेकिन अपन ने आगे कुत्ता फाटक लगवा रखा है ना। कुत्ता फाटक का मतलब समझ गए ना? एक तो घर का मेन दरवाजा है, और उस घर के मेन दरवाजे के बाहर जहां से रोड से डायरेक्ट आपके घर के अंदर आता हो, आपकी कार रखने के लिए, बाइक रखने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है, वो जगह तो सरकारी होती है ना, लेकिन फिर भी आप अपनी बाइक, कार वगैरह सारी चीजें आपके रख रहे हो, तो किसका है वो? सेम यहां पर भी वैसे ही है कि हमारी सीमा तो कहां तक है। ये देखो, वर्ल्ड के मैप पर आप देखोगे तो यहां समझ में आ जाएगा, हमारी सीमा तो ये कोस्टल तक है, हम तो यहीं तक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र में हमारा अधिकार कहां तक है, तो कितने नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल मील तक है। समुद्री दूरी को जिसमें मापते हैं बेटा, वो नॉटिकल मील होता है। जैसे हम स्थल पर जब चलते हैं, लैंड वाले पार्ट पर चलते हैं, तो हम अपनी दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, क्या हो गया, ये इसी के अंदर अंदर चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, अंदर ले लेंगे इसको। ठीक है, तो भारत की जो सीमा है, इस भारत की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में किसका क्षेत्राधिकार होता है, भारत का। ठीक है, अब अगर यहां पर किसी को प्रवेश करना है, आपकी जहां गाड़ी खड़ी हुई है, जहां पर आपने जो है वो आपका छोटा सा गार्डन बना लिया है, अगर उसके अंदर भी किसी को प्रवेश करना है, तो आपकी बिना इजाजत के प्रवेश कर लेगा क्या? नहीं। सेम यही है कि 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में भी अगर किसी राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र का, किसी दूसरे देश का अगर कोई जहाज, शिप या नेवल शिप अगर आती है या सबमरीन आती है, तो उसको आपसे क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले। इंटरनेशनल क्या बोल रहा है, रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दे इंक्लूड रिसोर्सेज इन द ओपन ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। कहां तक है, 200 नॉटिकल मील के बाद, ये हो गया 12 नॉटिकल मील, फिर उसके बाद आता है 24 नॉटिकल मील। यहां तक भारत क्या कर सकता है,
यहां पर भारत जो है वो कोई भी अन्वेषण कर सकता है, बिल्कुल इनोवेशन कर सकता है, नवाचार कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान। आपको कोई भी समुद्र के अंदर अगर कोई खोज करनी हो, किसी चीज के बारे में पता करना हो, तो आप यहां तक कर सकते हो, इस पर आपका क्षेत्राधिकार है। ठीक है। और आप जितने भी एक होता है, इससे आगे चलोगे आप तो होगा कितने नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। यहां तक आपके राष्ट्र की संपत्ति है। स्वच्छता वगैरह इन सारी चीजों को आप यहां तक ध्यान रख सकते हो। इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद फिर किसका क्षेत्राधिकार है? अंतरराष्ट्रीय। कोई भी कहीं भी घूम फिर सकता है। भाई आपका घर है और आपके घर के बाहर जो रोड है उस पर अगर कोई व्यक्ति बाइक लेकर निकल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो क्या? आपका अधिकार नहीं है वो। वैसे समुद्र में भी 200 नॉटिकल मील तक आपका अधिकार क्षेत्र है। 200 नॉटिकल मील के बाद कोई भी दुनिया का देश, राष्ट्र अपना क्या है, नेवल शिप, नेवी, कोई भी अनुसंधान अन्वेषण कोई भी कर सकता है। क्लियर था ये? तो वो इंटरनेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या लिखा है? अवेलेबल इन ए रीजन बट नॉट येट यूटिलाइज्ड। जैसे सोलर एनर्जी पोटेंशियल, राजस्थान एंड गुजरात। क्या बोल रहा है ये? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान और गुजरात में जो सूर्य ऊर्जा है उसका उपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं? उतना नहीं कर पा रहे। ये बोलने का मीनिंग है इसका। ठीक। दूसरा क्या लिखा है? डेवलप्ड रिसोर्सेस सर्वाइव्ड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दे आर यूज्ड टू डिपेंड ऑन द करंट टेक्नोलॉजी एंड फेसिएबिलिटी। फेसिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? समझाया था ना मैंने पिछली क्लास में। क्या मीनिंग होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं फेसिएबिलिटी को? हिंदी में बोलते हैं संभाव्य। क्या बोलते हैं? संभाव्य का मतलब ये होता है बेटा, फेसिएबिलिटी का मतलब ये होता है, यहां पर लिखा है ये है कि डेवलप्ड रिसोर्सेस का मतलब है कि सर्वाइव्ड फ्रॉम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी देयर यूज डिपेंड ऑन करंट टेक्नोलॉजी। आपके पास क्या वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है? पहली चीज तो ये। जैसे आप क्रूड ऑयल जमीन से खोद कर निकालते हो तो क्रूड ऑयल में समस्या क्या है बेटा? सबसे ऊपर तो समुद्र है, समुद्र के नीचे लैंड वाला पार्ट है। अब उस लैंड वाले पार्ट में ड्रिलिंग करना होती है और उसके बाद आप पहुंचते हो क्रूड ऑयल पर। तो क्रूड ऑयल को पहले निकालकर कहां लाना? लैंड वाले पार्ट पर, और वहां से कहां लाना? ओशियन के ऊपर। तो ये तो कठिन टास्क है ना। आप ऐसा थोड़ी है पूरे समुद्र का पानी हटा दोगे। आ रही कहानी समझ में? तो उसके लिए जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो है या नहीं है? ठीक है। तो हमारे पास है तो सही, लेकिन बहुत महंगी विधि है हमारे पास। जैसे हमने जो है वो ये टेक्नोलॉजी किससे मांगी थी? हमने मांगी थी अमेरिका से। किससे मांगी थी? अमेरिका से मांगी थी। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको क्लास में कोई नहीं पढ़ाएगा। अमेरिका से जब हमने टेक्नोलॉजी मांगी कि आप जो है कि हमको क्या कर दो, हमको जो है वो क्रूड ऑयल निकालने की क्या दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, तो अमेरिका ने शर्त ये रखी थी, इंडिया में कितनी जगह क्रूड ऑयल निकलता है? एक नाम बताता हूं मैं, ये याद रखना है तीनों नाम। सबसे पहला है असम। असम में निकलता है डिब्रूगढ़। असम में एक लोकेशन है जिसका नाम है डिब्रूगढ़, वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। क्लियर है? दूसरे नंबर पर जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, है ना। जिस मुंबई है उस मुंबई में, जहां आपको ये मुंबई दे रखा है, इस मुंबई से लगभग लगभग 150 किलोमीटर समुद्र के अंदर जो है वो बॉम्बे हाई है, वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। और तीसरी जो जगह है वो है गुजरात का अंकलेश्वर। गुजरात में कौन सी जगह है? अंकलेश्वर। तो टोटल क्रूड ऑयल के लिए कितनी जगह हो गई? 3 जगह। सबसे पहले असम का डिब्रूगढ़, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र या मुंबई का बॉम्बे हाई, और तीसरे नंबर पर गुजरात का अंकलेश्वर। ये 3 जगह है जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो हमारे पास इसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है या विधि है या जो मेथड है वो बहुत महंगी है। तो हमने अमेरिका से हाथ जोड़े थे कि भाई साहब अगर आपके पास सस्ती टेक्नोलॉजी है तो आप ये टेक्नोलॉजी हमको क्या कर दो, दे दो। तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी तो देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप जितनी जगह से भी हमारी टेक्नोलॉजी से क्रूड ऑयल निकालोगे, वहां काम करने वाले व्यक्ति का, जितने व्यक्ति वहां पर काम करेंगे उनको एम्प्लॉय देने का काम कौन करेगा? अमेरिका खुद करेगा, वो अपने हाथ में रखेगा। तो आपको क्या लगता है अगर कोई देश किसी को नौकरी देगा तो वो किन व्यक्तियों को नौकरी देगा? वो अपने देश वाले को देगा या उनके देश वाले को देगा?
अपने देश वाले को, मतलब जो खुद टेक्नोलॉजी लगा रहा है उसी के देश को एम्प्लॉयमेंट करेगा, वो उन्हीं के लोगों को जो है वो नौकरियां देगा। तो भारत ने उसके लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि ये ना हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत जो है वो जुगाड़ू कंट्री है, कि अगर इनको हमने टेक्नोलॉजी बता दी कि किस किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर क्रूड ऑयल निकलता है, तो भारत कुछ समय बाद अपनी खुद की टेक्नोलॉजी क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। तो वो जो संधि या करार है वो क्या हो चुका है, अभी उस पर बात नहीं हुई है। ठीक है, तो फेसिएबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा, संभाव्य का मतलब ये होता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो वो विधि इतनी महंगी तो नहीं है। जैसे आपने मान लो कि सोने की या गोल्ड की माइनिंग के लिए आप कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, आपने करोड़ों रुपए की वो टेक्नोलॉजी लगाई और पता चले माइनिंग की, और माइनिंग करने के बाद आपको पता चला कि मात्र 1,000 रुपए का ही सोना निकला है ना। इसी को बोलते हैं फेसिएबिलिटी, संभाव्य, कि आप जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, आप जो पैसा लगा रहे हो, क्या इसका यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। समझ में आई बात। एक ये देखो, रिजर्व, रिजर्व क्या लिखा है, ए सबसेट ऑफ स्टॉक देन कैन बी यूज्ड विद existing technology but are being saved for future requirement। आपके भविष्य की रिक्वायरमेंट को सेव करते हुए, क्या बोल रहा है, इंडिया के अंदर क्या ऐसी नदियां हैं जो सदा नीरा है, सदा नीरा का मतलब कि 12 मंथ बहती रहती है, जिनमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो जैसे इंडस, जैसे गंगा, जैसे ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स ऐसी है जो 12 ही महीनों जिनके अंदर पानी क्या होता रहता है, बहता रहता है। आप जल विद्युत कैसे उत्पादन करते हो, हाइडल पावर कैसे उत्पन्न करते हो भाई, नदियों का जो पानी है उस पर आप डैम बनाते हो, और डैम बनाने के बाद उस पानी को ऊपर से गिराते हो और नीचे टरबाइन लगा हुआ होता है। वो जब पानी उस टरबाइन पर घूमता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट करते हैं और हाइडल पावर जनरेट होती है, जल विद्युत उत्पन्न होती है। क्लियर है। तो जब ये पानी नदियों में बह रहा है तो आप वहीं टरबाइन क्यों नहीं लगा देते, नहीं तो प्रेशर ही तो चाहिए ना, तभी तो उस टरबाइन को घुमा पाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास रिजर्व में टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। लिखा है ना, देखो यहां लिखा है, रिवर वाटर फॉर फ्यूचर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना बेटा, जो विद्युत होता है, विद्युत का मतलब तो समझते हो ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 प्रकार से जनरेट की जाती है। अब तो बहुत सारे टाइप हो गए इसके, लेकिन ये 2 ही प्रकार से जनरेट की जाती थी। या तो किससे जनरेट कर सकते हो आप, टेम्परेचर से, ताप से, या दूसरा किससे कर सकते हो आप, जल से, वाटर से। तो जो वाटर से करते हो आप, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो ताप के द्वारा करते हो, तो आप किसको जलाते हो, कोल को। पहले कोयला जलाते हो, कोयला जलने के बाद जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, उस टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो कोल है, ये कैसा रिसोर्सेस है, अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, कैसा रिसोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल है। इसको आप भाई 100 साल लगेंगे आपको इसको वापस से बनाने में, तो आप इसको रिन्यू कर पाओगे क्या, नहीं। तो आप इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते रहे तो एक समय तो ये कोल भी खत्म हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए नए नए तरीके लाने पड़ेंगे। तो हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए सोलर एनर्जी। हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या लेकर आए, विंड एनर्जी। देखा होगा ना आपने, पहाड़ों पर बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, विंड मिल। ऑटोमेटिक जब हवा चलेगी, ऑटोमेटिक घूमना शुरू होंगे, उसके नीचे भी टरबाइन लगा है, जैसे ही वो घूमेगा टरबाइन के द्वारा क्या उत्पन्न कर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर दी जाती है। चलो, अपने को जो पढ़ना था बेटा, वो कहां से पढ़ना था, अपने को पढ़ना था यहां से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये पुरानी क्लास में पढ़ा चुके हैं यहां तक का। और अपने को कहां से पढ़ना शुरू करना था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस से। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूं मैं कि मेरी क्लास में पहले 1 दिन पहले पढ़कर आना पड़ेगा आपको। जैसे मेरी कल भी क्लास है, तो ये जो पूरा का पूरा पहला चैप्टर है, ये आप पहले क्या कर आना, रीड कर आना, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में क्या लिखा हुआ है, देखो, रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज
फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या करता है ये रिसोर्सेस? क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं किसकी लाइफ को? ह्यूमन की लाइफ को। अरे भैया किसी शादी में जाना है, अपन ने सोने की अंगूठी लगा दी, चेन पहन ली, घड़ी पहन ली, जूते पहन लिए, एकदम टैक्सीड, ये सब क्या कर रहा है? क्या है ये? एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपकी क्वालिटी को क्या करता है? कभी ऐसा कि शादी में जाना हो तो अपन ने जो सुबह से जैसे भूत बनकर घूम रहे थे अपन, वैसे के वैसे शादी में चले गए, होगा क्या? नहीं, पूरे तामझाम के साथ जाते हैं, बाल भी ऐसे होना, ये भी ऐसे होना, होता है ना। और उसमें भी सारे संसाधन चाहिए। जहां शादी तक जाना है उसके लिए भी तो आप कार या बाइक से जा रहे हो, तो वो भी तो एक प्रकार का रिसोर्सेस है। अरे कार भी बनी तो किसी मेटल से बनी है ना। तो ये क्या करता है? आपकी क्वालिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। मैं जो पढ़ाता हूं बेटा, ये जो आपकी इस किताब के अंदर एक एक वर्ड लिखे होंगे, पहले इनके एक एक वर्ड के मीनिंग बता दूंगा मैं आपको, पूरा सब कुछ समझ में आएगा आपको। दूसरा क्या लिखा है? इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्स आर फ्री। क्या लिखा है? गिल्ड्स ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। यानी आप अगर इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेस का अगर इसी प्रकार से अंधाधुंध उपयोग करते गए, अंधाधुंध का मतलब समझ रहे हो? अनाप शनाप उपयोग करते गए। पहले क्या था? पहले केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत कम हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे क्या किया? अब एक घर में 5-5 गाड़ी और पांचों का टैंक फुल है। तो आप उपयोग जो कर रहे हो वो क्या कर दिया आपने? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और कैसा कर दिया? अंधाधुंध उपयोग कर दिया। इसके कारण क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी? टॉपिक का नाम ही क्या है यहाँ? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना। हिंदी में बोलते हैं बेटा संसाधनों का विकास। तो जब आप इतना ज्यादा आप उपयोग करने लगोगे तो आपके साथ समस्या क्या क्या आएगी? सबसे पहली समस्या क्या आएगी? क्या लिखा है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी क्या है इसका मीनिंग? क्या समझ में आया इस पहली लाइन से? मैं जब इधर पलटूं तो बात नहीं करना है। पंखा चालू कर देते ना तो मेरे से बोलना तू। इसको इधर घुमा दूं तेरे कनपट्टे पे तो बोल तो सही। उसको बोलने से नहीं होगा, समस्या मेरे को बोलने से सॉल्व होगी। पहली लाइन का मीनिंग क्या है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्या मीनिंग है इसका? इस लाइन से क्या समझ में आया? डिप्लेशन का मीनिंग क्या होता है? डिप्लेशन का मतलब होता है हास होना, कम होना, हानि होना, लॉस होना। हाँ, गुड। लालचवश आप संसाधनों का क्या करते जा रहे हो? हास करते जा रहे हो। जिस घर में एक गाड़ी की आवश्यकता थी, एक गाड़ी से भी काम हो रहा था, वहां पर 5 गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। पहले एक गाड़ी के पेट्रोल से काम हो रहा था, अब तो केवल किसके लिए? लालच के लिए आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेस को क्या पहुंचा रहे हो? हानि पहुंचा रहे हो। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है गलत हाथों में नहीं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है समाज के कुछ ही लोगों के, इसका मीनिंग क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, यानी ये हाँ, समाज के कुछ ही लोगों के पास में क्या है? इन संसाधनों का। रिसोर्सेस सबके पास नहीं है ना बेटा, लेकिन जिसके पास है वो बहुत ज्यादा धनाढ्य है और जिसके पास नहीं है वो बहुत ज्यादा। तो समाज कितने वर्गों में बढ़ जाएगा? 2 वर्गों में बढ़ेगा। और बटा हुआ है ना, अमीर और गरीब। यही लिखा हुआ है आगे देखो, ये मैंने काला पीला कर दिया इसको। लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस विच इन टर्न्स डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट। यानी जिसके पास संसाधन है और जिसके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो क्या बन जाएंगे? अमीर। और जिनके पास नहीं है वो क्या बन जाएंगे? पहले हमारा समाज अलग अलग वर्ण में बटा हुआ था, पता है कि नहीं पता है ये बात? वर्ण का मतलब समझते हो क्या होता है? कैटेगरीज में बटा हुआ था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो सुना होगा ना। फिर आगे जाकर यही सोसाइटी
क्या हुई, कन्वर्ट हुई और बटना हुई। पहले जो मामला था, वर्ण का जो मामला था बेटा, वो ये था कि पहले समाज जो बटा हुआ था वो कर्म के आधार पर था, पहले जातिगत आधार पर नहीं था। पहले वर्ण व्यवस्था थी कि अगर कोई बहुत अच्छा मंत्र बोल सकता, वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। उसने किसी भी घर में जन्म लिया हो। जो बहुत अच्छा योद्धा है, जिसको तलवार चलाना जानता हो, जिसका बाहुबल अधिक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। अब उसने किसी भी घर में जन्म लिया हो, चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र ही कहलाएगा। कोई व्यापार या वाणिज्य या कॉमर्स के क्षेत्र में अगर करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। पहले इस प्रकार, पहले क्या थी, पहले मोबिलिटी थी। किसके लिए मोबिलिटी थी, काम के आधार पर मोबिलिटी थी कि आप अपने सोशल स्टेटस को किस आधार पर मेंटेन कर सकते हो, आपको जो काम आता है उस पर। फिर यही वर्ण व्यवस्था बदल गई, किसके अंदर आ गई, जाति व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। अब क्या हो गया कि चाहे ब्राह्मण का बेटा है लेकिन उसको भले ही गायत्री मंत्र नहीं आता हो, पर कहलाएगा क्या, एक क्षत्रिय का बेटा है जिसका खुद का वजन 40 किलो है, 2 तलवार के बराबर उसका वजन है, लेकिन फिर भी कहलाएगा क्या, क्यों, क्योंकि आपने सोशल मोबिलिटी क्या कर दी, समाप्त कर दी। जब सोशल मोबिलिटी आपने खत्म की तो जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का कहलाएगा। फिर कास्ट बेस्ड सिस्टम चला और भयंकर चला कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, इस आधार पर चला। और अब क्या हो गया है, अब कास्ट बेस्ड सिस्टम भी खत्म हो गया है, अब तो किस बेस्ड पर सिस्टम हो गया है, अब दो ही समाज, दो ही कैटेगरी में बढ़ गया है। बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर, यानी जिनके पास संसाधन या रिसोर्सेस है वो अमीर कहलाएंगे और जिनके पास संसाधन या रिसोर्सेस नहीं है वो। कुछ बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं। अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, बुक है ना सबके पास में, पढ़ो। क्या बोल रहा है, अगर इन संसाधनों का आप इसी प्रकार अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करते रहे तो पारिस्थितिकी में पर्यावरण में पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगा। अब ये पारिस्थितिकी संकट क्या है, अब समझना। जैसे आप अपने फायदे के लिए क्या लगाते गए, इंडस्ट्रीज लगाते गए बेटा, उद्योग लगाते गए। जब उद्योग लगाते गए तो उद्योग जो है वो जैसे जैसे उद्योग काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होना शुरू होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। अब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अपने अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर है, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का कोई भी एसी जो है बेटा वो 16 डिग्री से कम का नहीं आता है, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड एसी हो, चाहे कार का एसी हो या घर का एसी हो। आप किसी भी एसी कंपनी में जाना और उससे बोलना कि भैया मैं तेरे को 40,000 रुपए नहीं, कितने दूंगा, 4 लाख रुपए दूंगा, पर मेरे को एसी ऐसा चाहिए जिसका टेम्परेचर 16 डिग्री से कम आता हो। वो आपको बिठाएगा, चाय पिलाएगा, आपके हाथ जोड़ेगा और बोलेगा घर जाओ। क्यों नहीं आता है, क्योंकि पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है बेटा, इसलिए किसी का टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे नहीं आता। और पूरे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से नीचे तो नहीं रख सकते ना किसी का टेम्परेचर। जब आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब का उपयोग करने लगे तो ये टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और केवल इंडस्ट्रीज से नहीं, आप क्या करने लग गए, आप देखो ना परिवहन के संसाधन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन, कार हुआ, बाइक्स हुआ, बस हुई, जहाज हुआ, एरोप्लेन हुए, हेलीकॉप्टर हुए, आप सारे संसाधनों का उपयोग करने लग गए। तो इसके कारण भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है ना। जैसे SO2 की बात करें, N2O की बात करें, CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, जलवाष्प की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं या नहीं है। ये सारी कौन सी गैसेस हैं, किसको, ओजोन लेयर को। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है CH4 मीथेन। ये वो गैसेस हैं जो क्या करती है, O3 किसको बोलते हैं,
ओजोन। और ये ओजोन क्या करता है? यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। सूर्य से आने वाली जितनी यूवी रे है उन यूवी रे से आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। कहां पर आ रही है? धरती पर। यह अर्थ है आपका। तो इन यूवी रे से आपको बचाने का काम कौन करेगा? ये ओजोन लेयर करेगा। और ये ओजोन लेयर पाया कहां जाता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करोगे, मान लो ये अर्थ है, तो सबसे पहला लेयर कौन सा आता है? नहीं, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या आता है? सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रोपोस्फियर, अपना हिंदी है। क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मीजोस्फियर, मध्य मंडल। फिर आता है आइनोस्फियर, आयन मंडल। और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। इसको आप पूरे को एटमॉस्फेयर बोलते हो। जिस जगह आपने अपने चरण कमल रख रखे हैं, आपके पैर रख रखे हैं, यहां से जैसे ही आपने पैर ऊपर उठाया आप एटमॉस्फेयर में हो। जब तक आपने पैर रख रखे हैं तब तक आप अर्थ की सरफेस पर हो, भूपर्पटी, क्रस्ट जिसको कहते हैं। बुझ रही है? कुछ नहीं। अरे टकरा रही है कनपटे पे कि वेक्टर बन रहे हैं? वेक्टर का मतलब होता है कि आप यहां बैठे और बातें यहां से जा रही है। देखो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, ये कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। ठीक है, और 18 से 50 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर में 16 से 32 किलोमीटर यानी 30 से लेकर 32 किलोमीटर की रेंज में आपको जो पाई जाती है उसको बोलते हैं O3 ओजोन लेयर। अब समझ में आया कहां पाई जाती है ये? तो कहां पाई जाती है ये? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और कितने किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है? 30 से 32 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली जो यूवी रे होती है उससे आपकी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, आपकी सुरक्षा करती है। इस ओजोन लेयर को नुकसान किससे होता है? तो अभी बताया मैंने आपको, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मीथेन से। इन्हीं गैसों को क्या बोला जाता है? कौन सी गैसें से हैं? हाँ पानी है ना। ये तापमान बढ़ाएगा ना बेटा, जब ज्योग्राफी पढ़ेगा आगे मुझसे तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गैसेस होती है जिनको क्या बोला जाता है? ये ओजोन को क्षरण करती है, ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन का डिप्लेशन करती है। क्लियर है? बुझा कुछ? ओजोन जब क्षरित होगी या उसका डिप्लेशन होगा तो ओजोन लेयर वहां से हट जाएगी, तो यूवी रे सीधे कहां पर आने लगेगी? अर्थ पर आने लगेगी, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती है। क्लियर है? इस ओजोन की जो गंध होती है वो सड़ी हुई मछली के जैसी होती है। कैसी होती है? मछली सड़ने के बाद जैसी गंध आती है वैसी गंध होती है O3 की। इसको सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई पहुंचाता है तो वो पहुंचाता है CFC। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जनरेट कैसे होती है? आप जो फ्रिज चलाते हो घर में, रेफ्रिजरेटर चलाते हो, उससे भी कौन सी गैस निकलती है? CFC निकलती है। जो एसी आप चलाते हो, चाहे घर का, कार का या सेंट्रलाइज्ड एसी हो, उससे भी जो गैसेस निकलती है वो कौन सी निकलती है? CFC। आप जो परफ्यूम लगाते हो उस परफ्यूम में भी जो गैस भरी होती है वो CFC होती है। आप जो डीओ लगाते हो उस डीओ में भी, माचिस बताना डीओ के आगे और डीओ चालू कर देना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो आपकी शेविंग की फोम क्रीम होती है, एक तो वो पुराना तरीका है कि वो ब्रश लिया और ट्यूब लगा दिया और दाढ़ी गला रहा है। फिर थोड़ा सा अपडेट मॉडल आया तो क्या होता है, उसमें कंप्लीट फोम आता है, केवल वो हाथ पे लेता है और लगा देता है। तो वो जो फोम पैक करने वाली, आप जो बर्थडे में जो उड़ाते हो उसमें भी CFC होती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब जहां मोमबत्ती वगैरह जल रही है उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है। तो इन सब में CFC होती है। और ये किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन लेयर को। लेकिन अपने को तो बर्थडे पे मजे लेना है ना, अपने को क्या मतलब ओजोन से?
ठीक है, एक थोड़ा सा इससे ऊपर का कॉन्सेप्ट बताते हैं कॉम्पिटिटिव का। ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि इस ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहाँ देखा गया था? छिद्र का मतलब होल, अंटार्कटिका में 1985 में। ठीक, चलो आ जाए वापिस अपनी क्लास पे। ये लिखा है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आप? तो ये इकोलॉजिकल क्राइसिस करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझे, धरती का बढ़ता हुआ तापमान। ठीक है, अरे यार मुझे ये डाउट होता है कि आपको बूझ रही है कि नहीं बूझ रही है, मतलब समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसलिए बार बार इतनी गौर से देखता हूं। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ना जरा, ये वाला। तो इसको समझा देते हैं। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ लिया? क्या समझ में आया? दो शब्द है इसमें से, देखो, एक यहां पर लिखा हुआ है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस और दूसरा लिखा है इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपने को एक्चुअल में पढ़ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास पढ़ना है अपने को, सतत पोषणीय विकास पढ़ना है। क्या बोल रहा है, अगर यही चीजें अगर समाज के कुछ हाथों में रही तो क्या हो जाएगा? समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा थोड़े से। क्योंकि क्या होगा, व्यक्ति अपने लालच के लिए इनका उपयोग कैसा करेगा? अंधाधुंध करेगा। कर ही रहा है ना, जिसके हाथ में रिसोर्सेस हैं वो उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं? अंधाधुंध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि न्याय संगत बंटवारा बहुत जरूरी है। किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए, वैश्विक शांति के लिए जरूरी है कि जितने भी रिसोर्सेस का बंटवारा कर रहे हैं ये बंटवारा कैसा हो? न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब, न्याय का मतलब जुडिशरी, सुना है शब्द? भाई चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल पीस जो है वो क्या हो जाएगा? जो वैश्विक शांति है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो उसके लिए करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ये जो आप क्या कर रहे हो, मतलब जो सतत विकास है, कंटिन्यूअस, अगर आपको सतत अस्तित्व में रहना है तो आपको किसको देखना पड़ेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगर आपको इसको एग्जिस्टेंस करना है तो आपको इस वर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। अब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। आप पढ़ लो, मैं इसको समझा देता हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आपको क्या करना है? विकास करना है। और कैसा करना है? एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, यानी आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो ऐसा मत करो कि जिससे आपके वर्तमान समय में आपको क्या करना पड़े? कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन ऐसा भी मत करो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। लिखा हुआ है विद इन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी जितने रिसोर्सेस है आप उनका उपयोग तो करो, लेकिन कैसा उपयोग करो? भविष्य की पीढ़ी को, यानी आने वाली जनरेशन को देखते हुए उन रिसोर्सेस का उपयोग करो कि हम तो उनका उपयोग कर पाए, लेकिन आने वाले जो हमारे चुन्नू मुन्नू या उनके चुन्नू मुन्नू भी हैं वो भी उन रिसोर्सेस को देख पाए। ऐसा नहीं कि म्यूजियम में ही कोयला देख रहे हैं खाली। आया समझ में? तो ये आपको क्या करना है? ये एज इट इज वैसा का वैसा याद करना है आपको, क्योंकि आपसे पूछेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एज इट इज यही का यही लिखना है आपको। अरे पूरे नंबर चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर पूरे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
दूसरा देखो क्या लिखा है, रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट, यानी रियो डी जेनेरिया कहाँ है, ब्राजील के अंदर एक शहर है रियो डी जेनेरिया। हाँ हाँ ठीक है, तो ये जो रियो डी जेनेरिया शहर है ये कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील कहाँ आता है, वो मैपिंग पढ़ रही है मुझसे, वो बता देगी फटाक से। आप बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में, वो रहा, कौन से कॉन्टिनेंट में, अरे बाबूजी यूरोप ये है, ये ब्राजील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये कंट्री है कौन सी, ब्राजील। अभी हंस लो बेटा, जैसे ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लूंगा, और जैसे आपकी 10th बोर्ड की कॉपी आती है वैसे ही टेस्ट लूंगा। नहीं, पहले ही चैप्टर के बाद लूंगा मैं तो, है ना। और हाँ हाँ, यही नंबर और कॉपी सीधे पेरेंट्स की। मेरे को ज्यादा भीड़ चाहिए ही नहीं, कम व्यक्तियों में परफॉर्मेंस बहुत। चलो, अब कभी भी किसी पानी पतासे के ठेले पे या किसी रेस्टोरेंट में या किसी कॉफी शॉप में भी अगर गलती से मिल गए हो तो डायरेक्ट पहले पूछूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और अगर बता पाए तो मैं खाने पीने दूंगा, नहीं तो वहीं से घर भेज दूंगा। अरे बाप रे, पापा क्या करे उसमें, पापा पढ़ रहे हैं कि तू पढ़ रहा है, पापा तो भेज रहे ना, पैसे दे रहे ना, तो पढ़ो ना। दुनिया का सबसे सरल काम है पढ़ना बेटा। ये अभी बोझ लगता है जब तक स्कूल लाइफ में देखो, आ जाओ इधर, बात कर रहे हैं किसकी, रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट की बात कर रहे हो। रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट हुआ कब, 1992 में, 1992 में। क्या है ये अर्थ समिट, लिखा हुआ है इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरिया इन ब्राजील। कहां पर है ये, ब्राजील में। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप पढ़कर नहीं आते हो पहले से, नहीं तो आप रियो डी जेनेरिया आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका पढ़ा हुआ होता तो आप खुद बोल देते कि कहां पर है ये, ब्राजील में। वो ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। क्लियर है, अब जो बता रहे हैं उसको भूलना नहीं है। तो क्या लिखा है, 100 देशों के जो हेड है वो कहां पर 1992 में, जून 1992 में कहां पर इन्होंने अपना सबमिट किया, ब्राजील शहर में। क्यों किया ये बताएंगे। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, कौन सा अर्थ समिट था ये, फर्स्ट इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अर्थ समिट था, कि पहली बार 1992 में 100 देशों के प्रमुख लोग आए और उन्होंने क्या किया, अर्थ समिट। अर्थ समिट अब क्या है ये देखते हैं। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी वैश्विक लेवल पर जो भी कौन कौन सी समस्याएं हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन संबंधित, इन्होंने क्या किया। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन का मतलब समझ रहे हो, पर्यावरण को क्षति होने से, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस है सब कहां पर है, अर्थ पर ही है, इसलिए उसका नाम ही दिया अर्थ समिट। ये जो रिसोर्सेस का आप उपयोग कर रहे हो भाई, और ये सारी चीजें कर रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करो, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी करो। और कैसा करना है, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे करना है, वैश्विक लेवल पर करना है। और द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या मीनिंग है इसका, लिखा हुआ है ना एक डब्बे में, सारी बातें लिखी हुई है ना। क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था, कि पूरे दुनिया में पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे किया जा सके, उस पर बात हुई। और दूसरे नंबर पर कि सोशियो और इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, इन चीजों, इन दो मुद्दों पर क्या की गई, बात की गई। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, नेताओं के भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। लिखा है ना यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मतलब ये जो विश्व का बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन है। जैसे आप पूछना कभी अपने दादाजी वगैरह अगर घर में हो तो उनसे पूछना कि कभी गर्मी के समय में टेम्परेचर कभी आपके टाइम पे 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है क्या, तो वो बोल देंगे कभी नहीं।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये गर्मी के समय में टेम्परेचर कितना तक पहुंच गया है, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वो भी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मालवा प्लेटू की बात कर रहा हूँ, जहां पर चीनी यात्री फाइयान ने क्या बताया है कि जो मालवा पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बेहतरीन जलवायु ह्यूमन हैबिटेट्स के लिए है तो वो मालवा प्लेटू है। ना यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी गिरती है, ना ठंड में अधिक ठंड गिरती है। बाकी अगर इस क्षेत्र को छोड़ दो मालवा प्लेटू को, तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां पर ऐसी सम जलवायु पाई जाती हो। तो ये जो विश्व का बढ़ता हुआ जो भी चेंजेस है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो विश्व के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब हो गया जैविक विविधता। जैविक विविधता का मतलब क्या हो गया, क्या हर जगह सारे जीव या पेड़ पौधे एक जैसे पाए जा रहे हैं? क्या नहीं पाए जा रहे ना। हर क्षेत्र का अपना एक वेजिटेशन है, वहां की वनस्पतियां वैसी है, वहां पर पेड़ पौधे वैसे हैं, और उनमें रहने वाले जीव जंतु भी उसी प्रकार के हैं। जैसे आप देखो ऊंट कहाँ मिलता है, केमल कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में मिलता है, वहां का प्रमुख जीव है। हमारे यहां पर जो जीव पाए जाते हैं वो वहां नहीं पाए जाते हैं। जैसे लामा, सुना है लामा? लामा साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला एक जीव है। जैसे आपने सुना होगा याक, है ना? तो हमारे यहाँ याक पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। अब समझ में आया क्यों नहीं पाए जाते? जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन और कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी, वहां पर उस प्रकार का वेजिटेशन होगा और उसी प्रकार के जीव जंतु या एनिमल होंगे, फ्लोरा एंड फोना। तो हर जगह की विशेषता अलग अलग है ना। तो अगर हर जगह की विशेषताएं अलग अलग है या सिग्निफिकेंस अलग अलग है, उनका महत्व अलग अलग है, तो हर जगह पर डाइवर्सिटी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंस डिफरेंस होगी, क्योंकि हर जगह पर वेजिटेशन अलग पाया जाएगा और उसमें रहने वाले जो भी एनिमल्स या जीव जंतु हैं वो भी अलग पाए जाएंगे। आगे क्या लिखा है? द रियो कन्वेक्शन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। ये शब्द याद रखना है, किसका उपयोग किया गया? इन्होंने एजेंडा 21 शब्द का उपयोग किया गया। अभी एजेंडा 21 क्या है, इसको आगे दे रखा है उन्होंने, ये लिखा हुआ है नीचे एजेंडा 21। अभी पढ़ते हैं। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, 21 सेंचुरी के अंदर ये जो एजेंडा 21 हमने रखा गया है, ये जो हमने एम बनाया एजेंडा 21, इसको हम क्या कर लेंगे 21वीं सेंचुरी तक पूरा करने की क्या की गई, घोषणा की गई। और उस पर इतने लोगों ने क्या किए, 100 देशों से ऊपर जो लोगों के प्रमुख आए थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। अभी एजेंडा 21 क्या है? इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ये लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, UNCED। ठीक, क्या लिखा है? विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरिया इन ब्राजील। ये तो पता ही है, सम्मेलन पहला अर्थ समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो और यहीं पर सिग्नेचर हुए थे। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट एन एजेंडा टू कम्बेट एनवायरमेंट डैमेज, पुअर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। देखो कितनी चीजों के बारे में बात की गई थी इसके अंदर, एजेंडा 21 के अंदर प्रमुख जो इसके उद्देश्य रखे गए थे जिनको हमको प्राप्त करना है, वो कौन कौन से रखे गए थे? सबसे पहला लिखा है इसमें एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा लिखा है पुअर्टी यानी गरीबी, और तीसरा लिखा है डिसीज थ्रू ग्लोबल ऑपरेशन। तो तीन चीजों के बारे में प्रमुख रूप से बात की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति, पहला एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरे नंबर पर गरीबी यानी पॉवर्टी, और तीसरे नंबर पर रोगों के निपटान यानी डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी विश्व के सहयोग से जो बीमारियां हैं इनको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अभी कोरोना काल आया हुआ ना, पूरे विश्व के देश एकजुट मिलकर और फिर क्या करने लगे, काम करने लगे ना कि कोई भी वैक्सीन बना दे, कोई भी देश हम खरीद लेंगे, आप तो बनाओ। ये किसके तहत हुआ था? ये एजेंडा 21 के तहत हुआ था। क्लियर है? और ये एजेंडा 21 है क्या? ये एजेंडा 21 ये है बेटा कि हर क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं होगी। भाई हो सकता है कि जो बीमारी इंडिया में चल रही हो अमेरिका में नहीं चल रही हो, जो अमेरिका में चल रही हो वो यूरोप में ना चल रही हो, या जो पर्यावरण को नुकसान जितना यूरोप वाले पहुंचा रहे हो उतना इंडिया वाले नहीं पहुंचा रहे हो, या इंडिया वाले में जो पर्यावरणिक समस्या है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो। तो क्या किया जाए, रीजनल आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर हर कोई अपने 21 एजेंडा लाएगा जिसमें स्थानीय का मतलब
स्थानीय का मतलब होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं उज्जैन का ही हूं तो क्या बोलते हैं, यहाँ के लोकल है हम। तो हर क्षेत्र का अपना एक 21 पॉइंट का क्या बनाएगा, एजेंडा बनाएगा, और उसमें बताएगा कि हमारे यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए विश्व लेवल से आपको क्या मिलता है, फंड मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ही हमने क्या किया, रियो डी जेनेरिया में अर्थ समिट किया 1992 में, और उसी के तहत हमारे सामने आया कि एजेंडा 21। तो ये है कि एजेंडा 21 क्या है। यहां तक में कोई समस्या? समझ में आया इतना? अगला जो है वो आपको लिखा हुआ है रिसोर्स प्लानिंग। पढ़ना, पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो मुझसे ये समझ लो, यहां पर एक लिखा हुआ है आपको प्लानिंग, और एक शब्द होता है मैनेजमेंट। प्लानिंग का मतलब होता है हिंदी में बेटा नियोजन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। क्या अंतर है दोनों में? प्लानिंग और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? क्या है? हाँ बोलना, आगे तो बोल। और मैनेजमेंट? तो वो तो प्लानिंग में ही आ जाता है। हम्म। एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है वो मैनेजमेंट हो गया। वो प्लानिंग, नियोजन किसको कहते हैं? काम स्टार्ट करने के पहले जो आप करते हो वो पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। आप सब दोस्त क्लास में मिले और आपने बोला कि चलें वाटर पार्क। जैसे ही आपने बोला चलें वाटर पार्क, कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, कैसे चलेंगे, वहां क्या खाएंगे, कितनी बजे तक घर आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा। वो सब किसके अंतर्गत आता है? पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, कौन कितने रुपए देगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं, एक काम कर तू दे दे। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये प्लानिंग के अंतर्गत है। और दूसरे नंबर पर होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। जैसे ही आप सब इकट्ठे हुए और आपका जो भी रिसोर्स था या संसाधन था कि बस, गाड़ी, ट्रेवल, जो भी जिसके अंदर आप बैठे, अब जो भी करना होगा अब किसके द्वारा होगा? क्योंकि अब चीजें चल रही है, अब आपको मैनेज करना पड़ेगी सारी चीजें। पता चले कि अपन ने एक गाड़ी करी थी, तूफान करी थी, 16 व्यक्तियों के बैठने की जगह थी, लेकिन 2 दोस्त और बढ़ गए कि आखिरी में अंतिम में उनका फोन आ गया कि नहीं हम भी चलेंगे। कितने हो गए? 18। अब 2 को गोद में बिठाओ, ये आपका मैनेजमेंट है। या बोनट पे बिठाओ, या डिक्की में फिक्स कर दो, ऊपर बांध दो, वो आपका क्या हो गया? मैनेजमेंट। तो प्लानिंग अलग चीज होती है और मैनेजमेंट अलग चीज होती है। जैसे एक आपने पढ़ा होगा आपदा एवं प्रबंधन। आपदा का मतलब होता है डिजास्टर, और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में। तो डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा, कहीं पर बाढ़ आने वाली है या कहीं पर चक्रवात आने वाला है, उसके पहले जो आप तैयारी कर रहे हो कि बाढ़ आने वाली है, घर का जितना भी सामान है, जितना भी नीचे का फ्लोर है, सामान है, सब यहां से हटा दो। वो सब आपकी क्या चल रही है? वो प्लानिंग चल रही है आपकी। लेकिन जब बाढ़ आ जाए उसके बाद जो कर रहे हो कि घर की छत पर फंस गए और पता चले खाली छत ही दिख रही है, बाकी सब दूर पानी पानी है। अब हेलीकॉप्टर आया,
आपको लेने के लिए, वो सब किसका मजमा है? वो मैनेजमेंट का। आप आपकी छत पर बैठे हो 2 दिन से और हेलीकॉप्टर से आपको रोटी के पैकेट फेंके जा रहे हैं कि लो, वो किसके अंतर्गत है? वो प्लानिंग के तहत नहीं था। आपने प्लान थोड़ी किया था कि मैं 2 दिन तक छत पे बैठा रहूंगा और मेरी प्लानिंग ये है कि हेलीकॉप्टर से मुझे रोटी देने के लिए आएंगे। वो प्लानिंग का हिस्सा है क्या? नहीं है। वो तो किसका हिस्सा हो गया? अब मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया। तो जब प्रोसेस शुरू हो जाती है तब प्लानिंग नहीं होती है बेटा। प्लानिंग तो प्रोसेस शुरू करने के पहले की कहानी है। और मैनेजमेंट या प्रबंधन किसको बोलते हैं? जब प्रोसेस शुरू हो चुकी है तब आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि लाइफ को अगर बहुत व्यवस्थित तरीके से जीना है तो बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाइफ चल रही है। ये रुक, इसमें कोई प्लानिंग नहीं करोगे आप भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जो वर्तमान में आज जो जी रहे हो ये तो सब सारा मैनेजमेंट का खेल है। आप जिस गाड़ी से आए थे, नीचे गए, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्या प्लानिंग? अब तो मैनेज करना पड़ेगा। प्लानिंग तो तब हो जाती कि आपने पहले से सोच रखा था कि अगर गाड़ी का टायर अगर पंचर हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो आप रोज अपने झोले में एक गाड़ी का टायर अलग से रख के ला रहे हो, वो प्लानिंग है। या आपने चाइना का एक पंप ले लिया और अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया है कि कहीं भी अगर हवा निकल गई तो एटलीस्ट इतना कर लेंगे कि इसको कहां तक, पंचर वाले की दुकान तक ले चलेंगे, वो प्लानिंग है। और जब हाथ में गाड़ी घिस के ले जा रहा है वो तो मैनेजमेंट हो गया है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर। आ जाओ इधर। एनसीईआरटी बेटा गागर में सागर भरने जैसा है। इसमें लिखी एक लाइन होती है लेकिन उसका मतलब बहुत होता है। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करें। अब मेरी बात गौर से सुनना। जहां आपको लिखा हुआ है प्लानिंग नियोजन, सॉरी रिसोर्स प्लानिंग लिखा हुआ है, वहां से आपको आगे का पूरा चैप्टर कंप्लीट क्या कर आना है? पढ़ कर आना है। ठीक है, और आपका जो आगे का छूटा हुआ है ये भी आप पढ़ लेना, और कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लेना। कल क्लास लगेगी 5 से 6 मेरी वापस। ठीक है, थैंक यू। और याद रखना, मेरी पिछली क्लास अगर छोड़ोगे तो अगली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके बाद मैथ्स की क्लास है, क्लासेस 7 बजे तक है। ठीक है, मैं आपको सप्ताह में दो दिन ही अवेलेबल हो पाऊंगा। अरे जो भी पढ़ाएगा मजे आ जाएंगे, कोई भी मुझसे हल्का नहीं होगा, सब मुझसे भारी आएंगे, वजन में नहीं बुद्धि में।